हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं पहले। जैसे मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं आपसे, पहले रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर दिया हुआ था, इस टाइप से प्लेन मिरर था और ये प्लेन मिरर में अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। प्लेन मिरर दिया होता था, एक ऑब्जेक्ट दिया होता, ऑब्जेक्ट की इमेज बना ली आपने, यहाँ ऑब्जेक्ट और फिर आपने इमेज बनाना सीख लिया। फिर इस टाइप के जो मिरर है इनको अपन स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर बोला जाता है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन देख लिया अपन ने। ठीक है, उसी टाइप से सेम पैटर्न पे रिफ्रैक्शन की अगर बात करूं, रिफ्रैक्शन में अपन ने पहले क्या प्लेन सरफेस से यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ अगर इंसिडेंट रे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ये इसके बारे में अपन ने सेंस लॉ पढ़ लिया। फिर अपन ने देखा अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे चलेगी, रे डेंसर टू रेरर, और इसका इमेज भी बना लिया। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, कॉम्बिनेशन भी पढ़ ली इनके। कॉम्बिनेशन किस टाइप से, ये पैरेलल स्लैब लगा दी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, एक यहाँ होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, दो रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, ये पैरेलल स्लैब के बाद रिफ्लेक्शन पढ़ा किससे, प्रिज्म से। प्रिज्म में क्या था, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस टाइप से अपन ने रिफ्लेक्शन क्या है, अभी तक जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, ज्यादातर रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या किया, ये फ्लैट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता था। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कर्व्ड सरफेस पे। कर्व्ड सरफेस पे मतलब कैसे, जैसे मान लो ये इस टाइप की सरफेस है, यहाँ पे मीडियम जो है, यहाँ पे ये वाला मीडियम एक अलग मीडियम है और यहाँ एयर है। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और मैं यहाँ से, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ये वाली सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस है क्या, तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन अपने को पढ़ना है यहाँ पे। या फिर आपने वो, जैसे यहाँ ग्लास है, ये ग्लास है और इस ग्लास में क्या हो गया, एक बबल बना हुआ है, बीच में एक बबल आ गया मान लो यहाँ पे। तो इस बबल का इमेज यहाँ से देखने पे जो है किस टाइप से दिखेगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लूं तो यहाँ से देखूं तो कैसा दिखेगा और इधर से देखूं तो किस टाइप से दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये स्फेरिकल सरफेस से, इधर भी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस टाइप से जो है, अब अपन ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये है आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर में अपन ये पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस भी बोला जाता है इसको, और स्फेरिकल सरफेस भी बोला जाता है। तो ये जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन में, तो आज पहले क्या करेंगे अपन, जिस टाइप से रिफ्लेक्शन पढ़ा था अपन ने स्फेरिकल मिरर से, तो उसी टाइप से ये रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेस से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगेन पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको हरदम पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उस फॉर्मूले को अपन डिराइव भी कर लेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं जरा, क्या है फॉर्मूला देखो। यहाँ पे अगर मान लो ये इस टाइप की सरफेस है, ये इस टाइप की सरफेस आगे मान लो, और इधर वाली जो सरफेस है, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये सिमेट्रिकली इस पॉइंट को, जैसे अपन मिरर में पोल बोलते हैं ना अपन, इस पॉइंट पे सेंटर वाला पॉइंट जो है इसको नाम दे दिया अपन ने ओ। तो यहाँ पे कोई मीडियम है, राइट साइड में कोई मीडियम है, ये मीडियम मैंने बना दिया राइट साइड का मीडियम। ठीक है, ये इस टाइप का मीडियम है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर मुझे बनानी है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं पहले। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, जो है रिफ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला है। वैसे तो रिफ्रैक्शन का जनरलाइज फॉर्मूला अपना क्या है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। फॉर्मूला क्या था अपना जनरलाइज, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ये अपना जनरलाइज फॉर्मूला है। पर इस फॉर्मूले में क्या है ना, कुछ कंडीशंस लगा दी है कर्वेचर वाली सरफेस की, और ये फॉर्मूला रिड्यूस होके आ जाता है किसमें, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब इस फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। अब n2 n1 ये सारी टर्म समझा देता हूँ क्या क्या है। पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद हो तो आप क्वेश्चन सोल्व तो कर लोगे। ठीक है, तो क्या है देखो फॉर्मूला n2 अपॉन v, जैसे अपन ने आपको बताया तो मिरर फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई f। तो उसी टाइप से है जो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें समझते हैं n1 n2 और r u v क्या है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट तो वही सारा साइन कन्वेंशन के बारे में मैं लिख नहीं रहा हूँ। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट को आपने क्या मान लेना है, 0,0 मान लेना है। ये जो जहां पे जो दोनों मीडियम का सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, ठीक है, उसको 0,0 मान लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जैसा ट्रीटमेंट होगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है, तो ये प्लस एक्स हो गया, तो ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये वाली लाइन तो एज इट इज चली जाएगी, ये वाली लाइन तो एज इट इज चली जाएगी, ये वाली लाइन का रिफ्लेक्शन होगा क्या। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करके रिफ्लेक्शन करा देना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं n1 n2 के बारे में लिख देता हूँ। n1 n2 क्या है, n1 और n2 n2 जैसे स्नेल्स लॉ में थे ना, वही है सब कुछ यहाँ पे। n1 n2 जो आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम। n1 किसका, जैसे स्नेल्स लॉ में था ना, वही है यहाँ पे भी, ठीक है। n1 जो है, आप ध्यान रखो, n1 इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, इंसिडेंट मीडियम देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। n2 क्या है, जो इंसिडेंट मीडियम के बाद जो दूसरा मीडियम आएगा रिफ्रैक्टिव मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये टर्म तो आ गई। अब मैं जो है साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। अब u एंड v क्या है, u v और r तीनों को लिख देता हूं, u v एंड r, ये जो सब है ये x कोऑर्डिनेट है। अब किसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, u तो किसका है, ऑब्जेक्ट का, v किसका है, इमेज का, ये v किसका है, इमेज का, एंड ये r जो है कैपिटल R लिखना है। एंड कैपिटल R किसका है, ये जो कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R जो है इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर आएगा ना, ये है सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा, तो उसका जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाऊंगा, सॉरी, ये उसका कोऑर्डिनेट आ गया, किसका, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। r वैसे है, आप ऐसे नहीं बोलोगे, इसका रेडियस नहीं बोलना, ठीक है। अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अगर मान लो यहाँ पे सेंटर मान लो यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस स्फीयर को कंप्लीट करता हूँ, अगर मैं मान लो डैश डैश लगा कंप्लीट किया, सेंटर यहाँ आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आपने एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना है। अब ये जो है आर का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो है एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो या सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये जो स्फेरिकल सरफेस बनी होगी उसको कंप्लीट करूंगा मैं। तो अभी इस सिचुएशन में देखो तो जो ये आर का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है, u का वैल्यू नेगेटिव आएगा, v का वैल्यू फॉर्मूला लगाने पे अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। n1 n2 क्या हो जाएगा, n1 इंसिडेंट n2 रिफ्लेक्शन, तो ये तो फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी मैं बताता हूँ लास्ट में, ठीक है। अब एक टर्म और आती है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या, देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का आप डिनोट करते हो m से, ठीक है। तो m क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है v अपॉन n2, u अपॉन n1। अब मैं v आपको बता चुका हूँ, v क्या है, ये v बोलो जल्दी से, v क्या है, इमेज का x कोऑर्डिनेट, u क्या है, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, n1 इंसिडेंट मीडियम, n2 रिफ्लेक्टिव मीडियम। ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। अगेन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उस पर नहीं जाना आपको, उसके लिए डेरिवेशन है, तो वो मैं डेरिवेशन आपको लास्ट में बता दूंगा। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है वैसे, आपको फॉर्मूला याद रखो बस आप लोग। एनसीईआरटी में डेरिवेशन है, बट ये वाला डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन करा दूंगा मैं बोर्ड के पर्पज से, सही रहेगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। HIHO क्या है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ HIHO, जैसे मिरर में लिखा था ना मैंने, HI एंड HO, ये जो है आर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो आपको जो है स्फेरिकल सरफेस से दो फॉर्मूले याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये रहा, इसका डेरिवेशन बता दूंगा लास्ट में। दूसरा फॉर्मूला ये रहा मैग्निफिकेशन का। फॉर्मूला याद रखो बस, आपको कुछ नहीं करना। साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, साइन कन्वेंशन आपको एज इट इज मिरर के जैसे ही चलेंगे। मिरर में जो पहले साइन कन्वेंशन पढ़े थे ना,
एक तो अपने जीरो ओरिजिन असाइन कर लो, तो ओरिजिन कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा, सिमेट्रिकल वाला पॉइंट, ठीक है। और उस सिमेट्रिकल वाला वो जो सरफेस, जो कर्वेचर सरफेस होगी ना स्फेरिकल, उसका सिमेट्रिकल पॉइंट, और उस सिमेट्रिकल पॉइंट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर को जो है आप कंप्लीट करो, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस टाइप से जो है u n1 n2 r v मैंने सब बता दिया अपन ने। अब इसका जो है आप इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है देखो, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया है, एक स्फेरिकल सरफेस दिया है, पूरा का पूरा स्फीयर कंप्लीट बना के दिया है, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर मान लेना है, और स्फीयर के सारे सराउंड में एयर है, पूरा स्फीयर के सराउंड में क्या है, एयर। और ये जो स्फीयर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मिलीमीटर हाइट का है, और ये वाली एक्सिस ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर 1 मिलीमीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। ये c जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये वाली सरफेस से 30 सेंटीमीटर है, ये वाली सरफेस से यहाँ 30 सेंटीमीटर है, ये इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा इस वाली राइट सरफेस से, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब इरेक्ट बनेगी, इन्वर्ट बनेगी, इस टाइप से बनाना है, ठीक है। और ड्रॉ रे डायग्राम भी ड्रॉ करके बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले आप खुद से क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया है तो सोल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो 1-2 मिनट हाथ पैर मारो, कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन करो, गलत करो और सोल्व करने के लिए ट्राई करो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। मैं सॉल्यूशन करता हूं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है क्या, देखो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जेक्ट से रे चलाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आ गया इस पॉइंट पे, ये एक रे तो एज इट इज आ गई है, या इंसिडेंट हुई और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है, यहाँ ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये वाली रे तो एज इट इज आगे बढ़ गई, ठीक है। दूसरी रे चला लेते हैं, दूसरी रे मान लो मैंने ये चला दी, सेकंड वाली रे डायग्राम भी बन गया साथ के साथ, अपना रे डायग्राम भी साथ ही बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सी आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। वैसे तो इस पॉइंट से क्या है, फॉर्मूला लगाओ, तो ये वाली डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये तो पॉइंट हो गया आपका 0,0 वाला। आपको ये डायग्राम में नहीं करना, अगर अलग से डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन का अलग डायग्राम होना चाहिए, आंसर सॉल्यूशन का अलग डायग्राम होना चाहिए, ध्यान रखना, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ये 0,0 हो गया, ये वाली डायरेक्शन प्लस x हो गई है, ये वाली डायरेक्शन प्लस x हो गई। अब आपको लग रहा होगा सर इधर क्यों चला इंसिडेंट रे, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है क्या, अगर ऑब्जर्वर राइट में होता तो मैं फिर इंसिडेंट रे उधर चला था, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर लेफ्ट में, तो इंसिडेंट रे इधर आ गई, ये मैंने डैश डैश जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नॉर्मल आ गई। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये वाला एंगल, ये वाला तो इंसिडेंट एंगल हो गया, ये छोटा सा एंगल। अब इसके बाद ये जो रहे, यहां से क्या हो रहा है, इंसिडेंट मीडियम डेंसर है, और ये वाला मीडियम क्या है, रेयर। तो ये वाली रे जो है यहाँ से नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी। अब कितना दूर जाती है वो फॉर्मूले से पता लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा ये हल्का सा दूर गई तो इमेज इधर बन जाएगी, ज्यादा दूर चली गई तो इमेज इधर बन जाएगी, ठीक है, डिपेंड करेगा फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या है देखो, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब फॉर्मूले में बड़ी ध्यान से रखनी है एक एक टर्म आपको। n1 क्या है देखो, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट मीडियम 2 आ गया, n2 1 आ गया, रिफ्रैक्शन ये वाले मीडियम में हो रहा है, n2 आ गया, n1 आ गया। फिर u क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर माइनस x होगी, मतलब ऑब्जेक्ट का वैल्यू -30 आ गया। r का वैल्यू कितना आ जाएंगे, r का वैल्यू रखोगे ना, तो r का वैल्यू क्या रखोगे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ रहा है क्या, तो -20, तो ये -20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ भी -30 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये -30, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से 20। अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख के v का वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितना आ रहा है देखो, n2 की जगह कितना आ गया, 2/v, नहीं सॉरी n2 तो 1 है ना, तो 1/v माइनस 2/u की जगह कितना पुट कर दिया, -30, तो 1 - 2, r की जगह कितना पुट कर दिया, r की जगह देखो यहाँ -20। तो सोल्व करूंगा तो देखो कितना आ रहा है, 1/v प्लस 1/15, यहाँ कितना आ गया देखो, -1/20 हो गया, तो 1/v
1/20 माइनस 1/15, एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया 60 एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया तो ये तो हो गया 3 माइनस 4, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 60 सेंटीमीटर। अब v का वैल्यू माइनस 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या है देखो, ये रे कहाँ कट करने वाली, मतलब ये रे इधर नहीं कट करने वाली, माइनस 60 मतलब इधर कहीं कट करेगी, यहाँ 40 है क्या, यहाँ कहीं 60 होगा यहाँ कट करेगी, मतलब ये रे जो है ना यहाँ से एज इट इज निकल हल्का सा यहाँ से डेविएट हुई है, ये डेविएट होगी, ये वाला एंगल आर हो जाएगा, और ये वाली रे क्या होगा, ये वाली रे ऐसा लगेगा कि ये वाली रे जो है यहाँ से आ रही है, मतलब यहाँ पे इसका इमेज बन गया ये I1, ठीक है, और ये रे यहाँ से इधर भाग जाएंगे। अगर मान लो यहाँ v का वैल्यू प्लस 60 आता तो मैं इस रे को इधर घुमा देता पूरा का पूरा, यार का वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाता, फिर ये रे यहाँ आके कट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद का रे डायग्राम आपको फॉर्मूला लगाने के बाद पता लगेगा किस टाइप से बनाना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं पहले फॉर्मूला लिखा था भूल गया मैं, ये फॉर्मूले तब वैलिड हुए दोनों फॉर्मूले पेरेक्शियल रेस के केस में, ठीक है, ये तब पता लगेगा जब अपन डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले कब वैलिड है, जब रेस क्या हो पेरेक्शियल होनी चाहिए। पेरेक्शियल का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा है, इंसिडेंट एंगल आई जो है स्मॉल होना चाहिए 5 डिग्री से कम, ठीक है। तो पहला आंसर तो अपना आ गया, ये इमेज का पोजीशन आ गया। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपको, v/n2 u/n1, तो v की जगह कितना लिख दिया आपने माइनस 60, n2 की जगह यहां से देख लेता हूँ 1, u की जगह कितना माइनस 30 और n1 की जगह 2, तो मैग्निफिकेशन आ गया +4। अब मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है क्या, मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है mod m ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मैंने लिख दिया एनलार्ज इमेज हो गई, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब दूसरा मेरे को हाइट भी चाहिए थी क्या, तो मैग्निफिकेशन क्या लिखता हूं, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कितना है 4, तो यहां से लिख लिया मैंने क्या 4, मैग्निफिकेशन ऊपर लिख देता हूं पूरा। मैग्निफिकेशन क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन कितना है +4 इमेज अपॉन ये 1 mm, तो इमेज का y कोऑर्डिनेट 4 mm। अगर मैं साइज की बात करूं तो जो इमेज है वो 4 mm की बन रही होगी, इमेज की साइज 4 मिलीमीटर होगी। अब साथ में ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज है, इमेज वर्चुअल क्यों है, देखो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज इसलिए है क्योंकि इमेज का मतलब क्या है रिफ्लेक्शन में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, तो ये वाली रे तो इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्शन। अब ये वाली रे है ना, ये दोनों रे कहीं मिलने वाली नहीं है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इस रे का यहाँ एक्सटेंशन मिला होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्सटेंशन मिला, मतलब ये इमेज कौन सी होगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज आ गई है। तो इस टाइप से मैंने सारी की सारी स्पेसिफिकेशन लिख ली है। पोजीशन ऑफ इमेज आ गई कितना -60, साइज कितना आ गया 4 mm, एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में लिख दिया एनलार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ड्रॉ रे डायग्राम, ये रे डायग्राम मैंने बना दिया, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम समझ आना चाहिए आपको। तो ये अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं जरा, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है, ये कर्वेचर वाली सरफेस आ गई, कर्वेचर वाली सरफेस का रेडियस कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, इंसिडेंट मीडियम एयर आ गया, ये इंसिडेंट मीडियम क्या आ गया एयर, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाला मीडियम मैंने ये जो ग्रीन कलर से किया है ये n = 2 है, यहाँ पे रे आके टकरा रही है। पहला क्वेश्चन तो क्या है, लोकेट द इमेज, इमेज लोकेट कर दो बस, और कुछ नहीं बताना आपको, ठीक है। तो इमेज लोकेट कर देते हैं। दूसरा रे डायग्राम भी बताना है, मतलब ये स्पेसिफिकेशन नहीं बताने इमेज के, ठीक है। तो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आप पहले तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं कंटिन्यू में सोल्व करता हूं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन के लिए अलग डायग्राम बनाना है, मैं यही डायग्राम यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यही सोल्व कर देता हूं। मेरे को एक तो इमेज का पोजीशन चाहिए, क्या इमेज का पोजीशन चाहिए, तो फॉर्मूला लगा लेता हूं। फॉर्मूला क्या है देखो, n2/v - n1/u = n2 - n1/r। अब इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, इंसिडेंट मीडियम एयर है क्या, तो n1 का वैल्यू कितना आ गया 1, ये एयर है ना इंसिडेंट मीडियम, ये इंसिडेंट रे आ रही है क्या, देखो ये इंसिडेंट रे, n2 का वैल्यू कितना हो गया 2। अब सुनना ध्यान से, ये इंसिडेंट रे आ गई। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर लेता हूं नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां नहीं होगा, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ये नॉर्मल ड्रॉ किया,
ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सेकंड वाला, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने दोनों नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स हो गई, इसको 0,0 मान लिया, ये माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आप यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सिचुएशन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है देखो समझो, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, इसे रियल ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये रेस क्या है देखो, ये रेस यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। अब ये इंसिडेंट रेस इधर तो कहीं नहीं कट कर रही हुई लेफ्ट साइड में, इनका एक्सटेंशन कट कर रहा है यहाँ पे, और ये एक्सटेंशन रेड कलर से मैंने एक्सटेंशन बनाया है, रेड कलर से एक्सटेंशन बनाया जो प्लस 40 पे जाके कट कर रहा है, तो ये प्लस 40 लिख दिया, ठीक है। एंड साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 60 हो गया, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज यहाँ रख देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 यहाँ से पता नहीं, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 है, 120 दिया है ना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 120 होगी। अब डायग्राम मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ 40 हो गया, तो यहाँ से 120। वैसे ये सी पॉइंट बहुत आगे जाएगा क्योंकि इससे 3 गुना डिस्टेंस होगी ना 120 को, ठीक है। चलो फिर भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। n2 कितना है देखो 2, v कैलकुलेट करना है, n1 कितना हो गया 1, u का वैल्यू 40, तो 2 - 1 r की जगह कितना लिख दिया 120, तो 2/v माइनस 1/40 इक्वल टू 1/120 हो गया, तो 2/v 1/120 प्लस 1/40, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से देखूंगा तो एलसीएम कितना आ रहा है देखो, इसको मैं लिखता हूँ 2/v इक्वल टू 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम तो 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 2/v कितना आ गया 4/120, मतलब v कितना आ गया, v सोल्व करूंगा यहाँ से तो ये 30 × 2 प्लस 60 का मतलब इमेज का मतलब ये प्लस 60, मतलब यहाँ कहीं होगा प्लस 60। अगर मैंने देखो यहाँ से यहाँ 120 है, थोड़ा देखने में ज्योमेट्री गड़बड़ हो रही है क्योंकि यहाँ से यहाँ 40 और यहाँ से 120 देखने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है, पर जाने दो। 60 पे कट कराना है क्या, देखो ये वाला एंगल तो कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, और इधर भी देखो तो ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल। अब जो है रे कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर में, तो नॉर्मल के पास आ जाएगी क्या, नॉर्मल के पास आ जाएगी, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से रे जो है नॉर्मल के पास, ये तो इंसिडेंट रे, अब ये आई, अब ये नॉर्मल के पास आ जाएगी, मतलब ये रे यहाँ जाके कहीं कट करेगी, ये नॉर्मल के पास आ गई, ये एंगल आर हो गया। ऐसे यहाँ से भी कट करा देता हूँ, तो इस पॉइंट पे ये आपका इमेज बन गया 60 पे। तो ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। रे डायग्राम थोड़ा ज्योमेट्रिकली सही नहीं बना अपना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वाला ही डायग्राम ऐसा था, आगे स्पेस नहीं था, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आर हो गया, ये वाला, ठीक है। और आपको पता लग रहा होगा आई और आर में कम एंगल कौन सा है, आर, क्यों, क्योंकि मीडियम जो है दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव मीडियम डेंसर है ना, और आपको पता है एरर से डेंसर में जाती है तो क्या होगी, नॉर्मल के पास आ जाती है। तो इस टाइप से पहले दूसरा वाला क्वेश्चन निकल लिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया प्लस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। ये एक स्फीयर बनाया मैंने और इस स्फीयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मान लें, और इस स्फीयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है राइट सरफेस से 5 सेंटीमीटर पे रखा है, बाहर मीडियम एयर है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मैंने दो ऑब्जर्वर बनाए, ये ऑब्जर्वर O1 है, ऑब्जर्वर है, ये ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वर की आंख बनाई है, कॉनकेव मिरर नहीं है ये, ठीक है। ऐसा नहीं सर ये कॉनकेव मिरर और इधर भी कॉनकेव मिरर बना दिया, क्यों बना दिया, ये ऑब्जर्वर की आंख है, ये ऑब्जर्वर O1 है, ये ऑब्जर्वर O2 है। ये ऑब्जेक्ट के जस्ट ऑब्जेक्ट वाली लाइन बनाए हैं, इस लाइन पे इसलिए ताकि अपना पेरेक्शियल कंसीडरेशन हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला पेरेक्शियल के लिए ही वैलिड है। तो अब अपने को क्या करना है क्वेश्चन में, ऑब्जर्वर O1 ऑब्जर्वर O2 दोनों के लिए इमेज बनानी है। कैलकुलेट एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वो जो इमेज बन रही होगी वो किस पोजीशन पे बन रही होगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेट इमेज पोजीशन भी लिख सकता हूं मैंने, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या लिखा है, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अपन एपरेंट डेप्थ लिखते थे ना, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला h एपरेंट h/n रिलेटिव, तो उसी टाइप से जो है दो ऑब्जर्वर है O1 और O2, दोनों के लिए इमेज बना के बतानी है आपको कौन कौन सी पोजीशन पे बनेगी। तो पहले मैं सोल्व करता हूं ऑब्जर्वर O1 के लिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं जरा। फॉर ऑब्जर्वर O1 आपको क्वेश्चन लिख के सोल्व करने के लिए ट्राई करना है खुद से, पहले क्वेश्चन लिखो, सोल्व करो,
3 मिनट में सोल्व करो आराम से, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो जरा। तो देखो क्या है सॉल्यूशन देख लेते हैं जरा। ये मैंने छोटा सा स्फीयर बना लिया। अब ऑब्जर्वर ओवन के लिए बात करो तो ओवन के लिए क्या होगा देखो, ये यहाँ पे जो है ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंसिडेंट रे कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन में एक रे तो ये चलेगी, ओवन ऑब्जर्वर यहाँ है ना, ओवन ऑब्जर्वर यहाँ है, तो यहाँ पे ये ओवन ऑब्जर्वर बना लिया ओवन। तो यहाँ से जो है ये रे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाके यहाँ से टकराएगी, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस एक्स होगी, ठीक है। और तो ये वाली डायरेक्शन प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स होगी। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या देखो, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है। n1 का वैल्यू चेक कर लेता हूँ, n1 क्या आएगा, n1 मतलब क्या, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, यहाँ से रे चल रही है तो इंसिडेंट मीडियम हो गया कौन, ये वाला जो स्फेरिकल मीडियम है, तो 4/3 हो गया n1, ठीक है। n2 बाहर जो है एयर हो गया रिफ्रैक्शन वाला, और n1 n2 हो गया, साथ में r जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो देखो ऑब्जर्वर ओवन के लिए है ना, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ सारी, देखो 1/v माइनस 4/3 u की जगह कितना पुट कर दिया, u कितना आ जाएगा, u ये वाली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी जाएगी, तो u की वैल्यू कितनी लग दिया, -5 सेंटीमीटर। -5 क्यों, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 0,0 होगा, और जो ऑब्जेक्ट रखा है ना इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है क्या, तो ये वाली डिस्टेंस 5 है ना, ये वाली डिस्टेंस 5 हो गई, ये वाली डिस्टेंस अगर 5 है तो ओरिजिन से इधर है ना, तो -5 हो जाएगा क्या कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो u की जगह रखा -5 इक्वल टू 1 माइनस 4/3 अपॉन r की जगह रखा -20। अब सोल्व कर लेता हूँ इसको जरा, कितना आ रहा है, 1/v, ये प्लस हो गया क्या, 4/15 इक्वल टू ऊपर -1/3 बचेगा और नीचे -120। अब इसको सोल्व करते हैं जरा, क्या आ रहा है यहाँ से, 1/v इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1/60 माइनस 4/15, तो 60 एलसीएम आ गया 60, तो आंसर हो गया 1 माइनस 16, तो 1/v कितना आ गया, -15/60, तो v का वैल्यू आ गया -4 सेंटीमीटर। -4 का मतलब इमेज कहाँ बन जाएगी, यहीं से जो है ना ये रे ये रे यहाँ से अगर अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल ड्रॉ अगर रे डायग्राम होना, वैसे क्वेश्चन में रे डायग्राम पूछा नहीं मैंने, तो ये वाली तो आ गई आपका रे डायग्राम, ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल आ गई, ठीक है। अब इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे पहुंच गई, छोटा सा डायग्राम बन जाएगा, वैसे बहुत छोटा डायग्राम है, ठीक है, यही डायग्राम छोटा है तो रे डायग्राम भी छोटा बनेगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल ये आ गया। अब जो है रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी तो ऐसी, अभी पीछे में लाऊंगा तो यहाँ कहीं मिलेगी, मतलब ये यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे छोटा सा इमेज आई लिख दिया मैंने, क्लियर है। रे डायग्राम बहुत छोटा बन गया, वैसे मैंने क्वेश्चन में रे डायग्राम नहीं पूछा आपसे, पर अगर बनाना चाहो तो, पर आंसर कितना पूछा आपसे, एपिरेंट डेप्थ पूछा है ना, तो इसके लिए जो है ना ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा होगा, ये वैसे एक्चुअल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस से कितना है 5, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो है ये जो है यहाँ से सरफेस से 4 सेंटीमीटर पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जर्वर O1 के लिए कहानी हो गई। अब मैं ऑब्जर्वर O2 के लिए भी सोल्व कर देता हूँ। ऑब्जर्वर O2 के लिए यही वाला डायग्राम यूज कर लेता हूँ, यही वाला डायग्राम। तो ऑब्जर्वर O1 को हटा देते हैं, O1 का कोई मतलब नहीं रह गया, तो सोल्व करना शुरू करता हूँ। देखो ऑब्जर्वर O2 के लिए ये वाली डायरेक्शन इंसिडेंट रे हो गई है, इंसिडेंट रे आ गई है, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस एक्स हो गई, ये वाली डायरेक्शन माइनस हो गई। तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं क्या, n2/v n1/u n2 माइनस n1/r। अब सारी वैल्यू का ये चेक कर लेते हैं, n1 n2 कर लेते हैं। n1 मतलब इंसिडेंट मीडियम अगेन ये क्या हो गया, इंसिडेंट मीडियम 4/3, n2 का वैल्यू 1, और u का वैल्यू देखो अब जरा कितना हो जाएगा, ये 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से 20, तो यहाँ से कितना हो गया 40 में से 5 चला गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 45 हो गई। अब 45 में माइनस क्यों लिख रहा हूँ, -45 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट 0,0 है क्या मेरा, साइन कन्वेंशन 0,0, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है। साथ में अब और क्या बच गया r का वैल्यू, तो यहाँ भी कितना हो गया -20, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा -20, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में पॉइंट, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 4/3 अपॉन v, नहीं 1/v, n2 तो 1 है ना, तो 1/v
-4/3, u की जगह कितना रख दिया -45, 1 -4/3 और r की जगह कितना लिख दिया -20। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 1/v ये तो हो गया प्लस, सोल्व करूंगा तो कितना हो रहा है 4 × 45 × 3, 45 × 3 करूंगा तो 90, 135 आ गई, 135 ऊपर -1/3 नीचे -20। ठीक है, तो 1/v कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 1/60 -4/135। अब इसके बाद यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, देखो क्या है 1/v। अब इसको एलसीएम ले लेता हूँ, 60 × 135 एलसीएम आ गया, तो 60 × 135 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या हो गया 135 माइनस 60 × 4 कितना हो गया 240, तो 1/v कितना हो गया, ये ऊपर वाली टर्म सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है -105, ये आ गया 60 × 135, तो v का वैल्यू कितना आ गया -60 135/105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज जो है इधर बनेगी, एग्जैक्ट कहाँ बनेगी वो नॉर्मल ड्रॉ करके देख लेना आप। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ दे रहा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो आई हो गया क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो रहे हैं यहाँ से कहाँ जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तो ये दूर चली जाएगी क्या थोड़ी सी दूर। अब नेगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आता तो इधर कट करा, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब ये दूर ऐसे और ऐसे पीछे जाने पे कहीं इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया, इसको सोल्व कर लेना परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं कि ये आया कैसे फॉर्मूला अपना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला आया ना, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। तो क्या है अपने पास हेडिंग है प्रूफ, किसका प्रूफ बता रहा हूँ, जो ये रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला है ना, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। किसका प्रूफ चाहिए n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1/r। ठीक है, इसका प्रूफ बता रहा हूँ। अच्छा सुनना ध्यान से, ये एनसीईआरटी में है, बोर्ड में है ये, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं जरा क्या है, सोल्व करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो है यहाँ मान लो मैंने एक मीडियम बना ली है और ये एक्सिस बना ली। ठीक है, इधर वाला मीडियम जो है, ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम मान लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है वैसे, पर मैंने डेंसर मान के सोल्व कर रहा हूँ। इस मीडियम को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 नाम दे देता हूँ, जो कि डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है इस लाइन पे, इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बना लेते हैं जरा। ठीक है, तो पहले तो मैं बाहर का जो मीडियम है रिफ्लेक्टिव, ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका मैंने n1 मान दिया। अब रे डायग्राम बनाता हूँ जरा। एक रे तो ये आ गई एज इट इज, ये रे एज इट इज चली जाएगी क्या। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पे सी मान लिया। इस सर्कल का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा सी, सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, तो मैंने ये सी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट है तो एक इंसिडेंट रे तो चली गई है डायरेक्ट नॉर्मल इंसिडेंस, दूसरी इंसिडेंट रे मान लो मैंने ये बना लिया। ठीक है, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने ओ, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एम। ठीक है, जो पॉइंट सेंटर सिमेट्रिकल पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगी, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये नॉर्मल जो है सी पॉइंट से पास होगा, तो ये नॉर्मल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला एंगल तो क्या हो गया, ये वाला एंगल तो इंसिडेंट एंगल हो गया। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला मीडियम डेंसर है, ये वाला मीडियम डेंसर है, मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अब मैंने क्या मान लिया n2 ग्रेटर देन n1 मान लिया। ठीक है, तो ये रे क्या होगी, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में जो है ये नॉर्मल के पास आएगी, और नॉर्मल के पास आके मान लो ये यहाँ इस टाइप से चलेगी, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो इमेज हो गई क्या, दो रे आ गई ना, वो एक रे तो ये वाली रे आ गई रिफ्लेक्शन वाली। इमेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, तो ये आई पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इमेज तो बन गई है, और ये वाला जो एंगल है आर एंगल बन गया है, ये एंगल जो है नॉर्मल से आर एंगल हो गया, और ये नॉर्मल से आई एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, आपके दिमाग में आ भी रहा है सर इतना सारा क्यों घूम गया है। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये इसको थोड़ा सा घुमा के इमेज इधर भी बना सकते हो। ठीक है, वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी, अभी रियल इमेज बन गई। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल देखो, ये वाला फॉर्मूला स्नेल्स लॉ ही है, बेसिकली स्नेल्स लॉ से ही आता है। स्नेल्स लॉ लिख देता हूं, तो देखो क्या है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। ठीक है,
अब यहाँ आपको पता है आई और आर जो है स्मॉल एंगल होंगे पैरेक्सल रेज के केस में, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, पैरेक्सल रेज मान ली, क्या पैरेक्सल रेज है, ठीक है। इसका मतलब आई एंड आर क्या हो गए, स्मॉल एंगल्स हो गए, ठीक है। और आई और आर स्मॉल एंगल है, अगर आई और आर स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को थीटा लिख देता हूं क्या, आपको ऐसा पता है कि साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। ऐसे साइन आई को क्या लिख सकता हूं, साइन आई को आई लिख दिया एंड साइन आर को आर लिख लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, देखो n1i इक्वल टू n2r। ये जो है ना, ये मैं यहां से फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, ये बेसिकली स्नेल्स लॉ ही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, आई और आर चाहिए, आई और आर इस वे में चाहिए कि ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये n1i n2r को लिखा मैंने, साइन थीटा को थीटा, छोटे छोटे एंगल है पैरेलल में, आई और आर क्या होंगे, स्मॉल एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां से आई की कैलकुलेशन तो मेरे पास डायरेक्ट नहीं हो रही, तो मैंने मान लिया ये वाला एंगल अल्फा मान लिया, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा मान लिया और साथ में ये वाला एंगल जो है इसको मैंने बीटा मान लिया और साथ में ये वाला एंगल को मैंने गामा मान लिया। तीन एंगल माने मैंने, अल्फा बीटा गामा, ये जो है मैंने आई और आर को रिलेट करने के लिए माना है। अब देखो एक ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ओ एन सी में, ट्रायंगल अगर ओ एन सी देखो मैं, ट्रायंगल ओ एन सी, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा इसमें कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मींस अल्फा प्लस बीटा जो है वो आई के बराबर होगा, क्या आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये जो आई एंगल है ना, या ये एंगल किसके बराबर रहा होगा, आई एंगल अल्फा प्लस बीटा। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, एक थ्योरम होती है, ठीक है। तो आई का वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये आई का वैल्यू यहां रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो आई का वैल्यू आ गया ये। और आई के बाद जो है, अब मैं यहां से चेक करता हूं टेन अल्फा, यहां से अल्फा का वैल्यू निकालूं, बीटा का वैल्यू निकालूं। अब मुझे पता है टेन अल्फा को अल्फा लिख लूंगा, देखो आई क्या है, अल्फा प्लस बीटा, आई छोटा है तो अल्फा बीटा भी छोटे छोटे होंगे, तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, देखो टेन अल्फा का वैल्यू लिखूंगा ना ऐसे, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं mn अपॉन ओएम, ठीक है। और साथ में टेन अल्फा आ गया mn अपॉन ओएम, ठीक है। अब ये छोटा एंगल है अल्फा, तो मैंने यहां से लिख लिया अल्फा इक्वल टू mn अपॉन ओएम। ऐसे टेन बीटा का वैल्यू कितना लिख लूंगा, mn अपॉन mc, तो बीटा कितना आ गया mn अपॉन mc, ठीक है। तो यहां से अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां रखूंगा तो आई आ गया, ठीक है। अब दूसरा एक और ट्रायंगल लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, एन आई सी ट्रायंगल में देखो क्या लिख दूंगा, जो ट्रायंगल एन आई सी है ना उसमें आर प्लस गामा, आर और गामा का दोनों एक जैसे मत बना लेना, ठीक है। आर को मैं थोड़ा सा घुमा के बनाता हूं ताकि यार दोनों एक जैसे नहीं लगे अपने को, ये आर ऐसा बना दिया, ठीक है। आर प्लस गामा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर, ठीक है। पर मुझे तो क्या चाहिए आर, तो आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, बीटा माइनस गामा। अब बीटा की जगह तो यहां से लिख लूंगा, गामा और चाहिए क्या, तो टेन गामा कितना हो गया, टेन गामा इस ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में टेन गामा लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा mn अपॉन mi, ठीक है। तो यहां से छोटा एंगल है तो गामा कितना, गामा जो है छोटा हो जाएगा, आर छोटा है तो गामा भी छोटा होगा, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया mn अपॉन mi। अब ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज देखो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तो नाम दे देता हूं मैं 1। इस इक्वेशन 1 में आई का वैल्यू पुट करूंगा 2 से और आर का वैल्यू पुट करूंगा 3 से। अब आर और जो आई का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा की जगह तो मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा, बीटा की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। और गामा की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दूंगा, आर में गामा और बीटा दोनों आएंगे ना। तो ये इक्वेशन 1 2 3 से मैं इक्वेशन को सोल्व करता हूं जरा, तो यहां लिखता हूं जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो n1, अभी आई की जगह लिख दूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2, आर की जगह लिख दूं बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब n1 अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा, देखो अल्फा की जगह यहां से क्या लिख दूं mn अपॉन ओएम प्लस बीटा की जगह लिख दूं mn अपॉन mc, ठीक है, mn अपॉन mc इक्वल टू n2, बीटा की जगह वापस mn अपॉन mc माइनस गामा की जगह क्या आ गया mn अपॉन mi, ठीक है। यहां तक की इक्वेशन में अगर देखोगे तो ऊपर वाली टर्म mn तो गायब होगी,
ठीक है। अब ये OM, MC और MI की जगह क्या लिखूंगा, ये जो OM वाली टर्म है ना, इस OM की जगह क्या लिखूंगा, देखो अब मैं जो है ना ये OM समझा देता हूँ पहले आपको, फिर उधर से मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं बचा अपने पास। OM देखो ये O से M तक ये U है क्या, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये माइनस यू हो गया, O से M तक क्या हो गया माइनस यू। तो मैं OM की जगह क्या लिखने वाला हूँ, OM की जगह ध्यान रखना मैं माइनस यू लिखूंगा, ठीक है। OM की जगह क्या लिखने वाला हूँ माइनस यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OM, OM की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस यू, क्यों लिखा, ये इधर है ना इसलिए, ये ऊपर वाला MN तो भाग जाएगा, OM लिख लिया मैंने, MC, M से C तक क्या लिखूंगा, MC की जगह मैं लिखूंगा प्लस R, ये तो राइट डायरेक्शन में है क्या, और साथ में एक और MC आ गया, यहाँ भी MC आ गया, MI की जगह क्या लिखूंगा, MI की जगह क्या लिख लूंगा, MI की जगह लिख लूंगा प्लस V, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख लेना है। अब ये सारी वैल्यूज जो है मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो देखो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, फिर जैसे वैल्यू रखोगे ना और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको तुरंत सा आंसर मिलेगा। तो देखो ये वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ, तो N1 ये ऊपर वाली टर्म MN तो गायब होगी सब जगह, तो यहाँ बचेगा 1/OM की जगह माइनस यू प्लस 1/MC की जगह 8 इक्वल टू N2 1/R यहाँ भी आ जाएगा क्या, माइनस 1/MI की जगह V लिख दिया। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, ये देखो ये माइनस आएगा, माइनस N1/U प्लस N1/R इक्वल टू N2/R माइनस N2/V। अब ये वाली टर्म इधर डाल दो तो क्या बन गया, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो इस टाइप से अपन ने प्रूव कर लिया। अब जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओ ना, या जब भी आपका बोर्ड का एग्जाम हो, एक बार इसको ट्राई करके जरूर जाना है। ट्राई नहीं करोगे, आप इससे पढ़ के चले जाओगे तो डेराइव नहीं होगा, ठीक है। आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में ऐसे अल्फा बीटा गामा नहीं दिए, वहां पे बड़े बड़े से एंगल लिखे, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे ये अल्फा एंगल है, जैसे इसको एनसीएम, एनआईएम, एनओएम इस टाइप से बड़ा बड़ा लिखना है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा गामा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी अपने को बोर्ड में यही वाला डेरिवेशन है, एम वाला डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, फिर भी मैं एम वाला डेरिवेशन बता देता हूँ, पर केवल वो जेई वाले बच्चे ध्यान रखें, जेई एडवांस वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, जेई मेंस वाले बच्चों के लिए आज वाली क्लास जो है यहीं तक देखनी है। इसके बाद जो है एक तो मैं जो है एम वाला डेरिवेशन बताऊंगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो इमेज किधर मूव करेगी, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज किधर मूव करेगी, वो वाला भी मैं इसमें समझाऊंगा आगे, ठीक है। ऑप्शनल अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला प्रूव कर लेता हूं। तो देखो क्या है इसमें, मान लो मैंने एक मीडियम ले लिया है, जिसे भी अपन ने डेरिवेशन किया था ना, उसी टाइप से ये वाला मीडियम जो है डेंसर मीडियम आ गया, ठीक है। N2 जो है ग्रेटर देन N1 हो गया, ठीक है। अब मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक्सिस आ गई, ठीक है। अब यहां जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया A B, ठीक है। अब यहाँ इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, देखो इसका जैसे अपन ने मिरर में रे डायग्राम बनाया था ना, उसी टाइप से इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहले रे डायग्राम बना के देखते हैं जरा। तो रे डायग्राम से जो है इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला ये रे आ गई। अब देखो यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या, इस पॉइंट पे मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट पे मैंने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया, ठीक है। अभी इंसिडेंट रे आ गई, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गई, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब मैंने क्या मान लिया, ये वाला मीडियम N1 है और इंसिडेंट मीडियम रेडर है, और जो रिफ्लेक्शन वाला मीडियम क्या है, डेंसर है। ये वाला मीडियम डेंसर है। अगर ये मीडियम डेंसर है तो ये रे किधर जाएगी, नॉर्मल के पास। अब ये ब्लैक वाली लाइन नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। इस पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाऊंगा तो ब्लैक वाली लाइन क्या होगी, नॉर्मल। अब ये रे जो है यहाँ से ऐसे चल रही है, मान लो, ठीक है। नॉर्मल के पास आ गई, रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल के पास आ गई ये रे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। अब दूसरी एक और रे बनाता हूँ। अगर मुझे इमेज बनानी है ना तो एक रे और बना लेते हैं। दूसरी रे जो है मैं इस टाइप से बनाता हूँ, देखो ये दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। अगर सेकंड वाली रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो यहीं पे ये इमेज बन गई है। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला पॉइंट यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अब ये वाली रे जो है ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गई है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये वाली रे इस पॉइंट पर और ये नॉर्मली आ रही है, मतलब एज इट इज चल जाएगी, विदाउट डेविएशन एज इट इज आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इमेज बन गई है, इमेज ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट नीचे आ गया ए डैश, और बी वाला पॉइंट यहाँ आ गया हो गए बी डैश। इस पॉइंट की इमेज बनाऊंगा तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। अब मेरे पास इमेज बन गई, ये एंगल ऑफ आर, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया।
अब स्नेल्स लॉ लगाता हूँ जरा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। और आपको पता है आई एंड आर स्मॉल एंगल्स है क्या, अगर आई और आर छोटे छोटे एंगल्स है तो साइन थीटा को थीटा लिख लिया, तो n1 i इक्वल टू n2 r, ठीक है। अब आई एंगल जो है, यहाँ से आई एंगल को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं m, तो आई एंगल को क्या लिख दूंगा, n1 ab अपॉन bm लिख दूंगा इसको, ठीक है। n2 ऐसे r एंगल को क्या लिख दूंगा, r एंगल को जो लिख दूं मैंने a डैश b डैश अपॉन m b डैश, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से अगर देखो मैं, तो ये सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, a b तो क्या हो गया, देखो a b तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और a डैश b डैश क्या हो गया, a डैश b डैश माइनस क्यों लिख रहा हूं, इमेज जो है इन्वर्टेड बनी है ना, तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है, माइनस एच आई, ये इमेज का y कोऑर्डिनेट हो गया, बी एम, बी से लगा के m तक, b से m तक, ये तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो b से m जो है ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हुई है, ये पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो bm की जगह क्या लिख दिया मैंने, माइनस u लिख लिया, एंड साथ में लास्ट बचा गया mb डैश, mb डैश की जगह क्या लिख लूंगा, प्लस v, क्योंकि ये यहाँ इमेज बनी ना, ये a डैश b डैश क्या है, ये इमेज। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ ऊपर रख देता हूँ, देखो क्या आ रहा है, देखो n1 ab की जगह ho bm माइनस u इक्वल टू n2 hi, ये हो गया क्या v, a डैश b डैश की जगह क्या लिखा मैंने, माइनस hi, ठीक है, माइनस hi क्यों लिखा, नीचे की डायरेक्शन में, ऐसे लिख दिया। देखो अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो ये माइनस माइनस गायब हो गया, तो hi अपॉन ho लिखता हूँ, तो क्या आ रहा है, देखो n1 अपॉन u इक्वल टू, ये वाले टर्म को इधर लाता हूँ, तो v अपॉन n2 इक्वल टू hi अपॉन ho हो गया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ho को इधर ला दिया और ये v और n2 को यहाँ ला दिया, ठीक है। तो hi अपॉन ho, इसी को तो अपन मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आ गया, देखो v अपॉन n2, इसको ऐसे लिख लूं, ऐसे इसलिए लिख दिया मैंने, सिमेट्रिकली बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपना डिराइव हो गया, एक पैटर्न तो ये डिराइव हो गया, एक पैटर्न तो ये डिराइव हो गया, दूसरा पैटर्न देखो कैसे डिराइव करना है, दूसरा पैटर्न यहाँ डिराइव कर देता हूँ इधर, तो दूसरे पैटर्न में क्या करता हूँ, देखो जो सेकंड वाला पैटर्न डिराइव कर रहा हूँ ना, उसमें यहां से देखना आप, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो जरा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ, थीटा, तो मैं टेन थीटा क्या लिख दूंगा, देखो यहीं से लिखना शुरू करता हूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या लिख दूंगा, देखो टेन थीटा का जो वैल्यू है, दूसरा वाला पैटर्न डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। तो टेन थीटा क्या लिख लिया मैंने, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश, ठीक है। अब मेरे पास ए बी और ए बी डैश का वैल्यू तो पता है, पर बी सी और सी बी डैश का वैल्यू नहीं पता ना, तो मैं बी सी को क्या लिख देता हूँ, देखो ए बी, ये जो बी सी आया ना, उसको मैंने क्या लिख दिया, बी एम प्लस एम सी इक्वल टू ए डैश बी डैश, अब ये जो सी बी डैश है, ये सी बी डैश को क्या लिख देता हूँ मैं, एम बी डैश माइनस एम सी, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। अब ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू तो यही एज इट इज रख लूंगा, ए डैश बी डैश का वैल्यू भी एज इट इज रख लूंगा, बी एम का वैल्यू भी रख लूंगा, एम बी डैश का वैल्यू भी रख लूंगा, बस मेरे को एक एक्स्ट्रा वैल्यू और चाहिए, वो कौन सी है, यहाँ से एम सी, एम सी का वैल्यू कितना लिख दूंगा, प्लस आर, बाकी वो तो वैल्यू एज इट इज, यही वैल्यू काम आ जाएगी क्या यहीं पे, तो ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो ए बी की जगह मैंने क्या रख दिया, प्लस एच ओ, बी एम की जगह, बी एम आ रहा है इसमें, बी एम माइनस यू, एम सी की जगह आर इक्वल टू ए डैश बी डैश की जगह माइनस एच आई, एम बी डैश की जगह बी, एम सी की जगह आर, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एच आई अपॉन एच, ये माइनस जो है इस माइनस से प्लस हो गई, ये वाला जो है ना, इस एच ओ को यहाँ लाता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो एच एच आई अपॉन एच ओ, तो ये क्या हो गया, वी माइनस आर, और ये वाला माइनस को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये यू माइनस आर हो गया। देखो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया अपन ने, और इससे अपन इसका रे डायग्राम भी बनाना सीख लिए, बेसिक पर्पस अपना
ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये रे डायग्राम जो है, रे डायग्राम बना के अपन ने दोनों फॉर्मूले डेराइव कर लिए। अब इन्हीं फॉर्मूले को, जैसे अपन ने मिरर में किया था ना, मिरर में क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके, दोनों फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का वेलोसिटी निकालेंगे अपन, ये एक्सिस के पैरेलल और एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट वाले में ये देखते हैं जरा। तो इस केस में इमेज का वेलोसिटी कैसे पता करना होता है, देखो तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज समझ लेते हैं। इसमें भी जो केस फर्स्ट लगा लेता हूं मैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस ही नाम दे देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मान लो मीडियम इस टाइप से है, ये इस टाइप से मीडियम है, और यहाँ वाला मीडियम अलग मीडियम आ गया, और ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आ गया VO। ठीक है, तो इमेज किधर भागेगी, तो यहाँ से आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये 0,0 है क्या, ये u कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन है क्या, तो आप फॉर्मूला लिखते हो n2/v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन r। r तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, n1 ये मीडियम, n2 ये मीडियम। तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, d/dt ऑफ n2 अपॉन v n1 अपॉन u d/dt ऑफ n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया, देखो n2 तो कांस्टेंट आगे बाहर आ गया, और 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 1 अपॉन v माइनस n1 बाहर आ गया, d अपॉन dt ऑफ यहाँ बचा गया 1 अपॉन u, और राइट साइड में तो क्या आ गया 0। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या आ गया, यहां से जो फॉर्मूला आ गया आपके पास n2, और ये 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv/dt माइनस n1 1 अपॉन u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du/dt इक्वल टू 0। तो ये जो है dv/dt का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो यहाँ से वाली टर्म को राइट में ले जाऊंगा तो क्या आ गया, n2 अपॉन v स्क्वायर dv/dt इक्वल टू n1 अपॉन u स्क्वायर du/dt। ठीक है, तो इस टाइप से dv/dt जो है वो इमेज का वेलोसिटी आ गया मेरे पास, इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो इस ये वाली टर्म को उधर ले जाऊंगा तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर n1 अपॉन n2 du/dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसको चाहो तो मैग्निफिकेशन की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैग्निफिकेशन की टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इस n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से बना लेना मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना, फॉर्मूला याद क्यों नहीं रखना, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आता जनरली ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप क्या करोगे, सिंपल जैसे आपको पता है ना डेरिवेशन बेस्ड पता होना चाहिए, इसीलिए बोला था मैंने एडवांस वाले बच्चों के लिए मिरर वाला आपको डेरिवेशन याद होना चाहिए। मैंने बोला था ना मिरर में बताया था मैंने VIM इक्वल टू VIM का वैल्यू कितना आया था वहां पे, VIM इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर V1। तो इसका डेरिवेशन अगर आपको पता होगा तो इसको रटने की जरूरत नहीं, ये भी डेराइव कर लोगे आप। ठीक है, तो ये तो हो गया केस 1। फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैंने कोई बॉक्स नहीं बनाया। केस नंबर 2 भी समझा देता हूँ। केस नंबर 2 में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कैसे भाग रहा हूँ, केस सेकेंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस लिख दिया मैंने ऐसे शॉर्ट में। अब मान लो एक्सिस के परपेंडिकुलर भाग रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको पता है इसमें भी कौन सा वाला, ये n1 आ गया, ये n2 आ गया। ऑब्जेक्ट अगर इधर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v0 है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैग्निफिकेशन वाला। मैग्निफिकेशन वाला hi अपॉन ho क्या लिखा था अपन ने, v अपॉन n2 u अपॉन n1। तो देखो hi इक्वल टू v n1 u n2 ऐसा लिख दो ho। तो डिफरेंशिएट करोगे तो dhi/dt, और यहां से d/dt करूंगा मैं। तो आपको ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखोगे ना तो v n1 u n2 ho, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी आ गया, ये तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी आ गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। अभी मैं dhi/dt रहने देता हूं इसको, इक्वल टू। अब यहां से देखो, अगर आपका यहां से ये ऑब्जेक्ट ऊपर 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 जा रहा है तो u कांस्टेंट होगा क्या, सोचो जरा ध्यान से।
u कांस्टेंट हो गया क्या, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो x कोऑर्डिनेट थोड़ी बदल रहा है, u कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, n1 n2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो v अपॉन u n1 n2 सब बाहर आ गए, तो आगे आ गया dh अपॉन dt। ठीक है, तो ये तो y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया, ये y डायरेक्शन में इमेज का वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से है जो आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करके आंसर निकाल लोगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ u कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, वो भी बाहर आएगा। तो इस टाइप से केस 1 केस 2 दोनों में मैंने आपको बता दिया कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी से किस टाइप से आंसर आपको निकाल लेना है। ऑब्जेक्ट के अलोंग चले गए, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर चलेगा, तो दोनों सिचुएशन में आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म और होगी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मैंने मिरर की केस बताया था dv अपॉन du, तो dv अपॉन du भी निकाल सकता हूँ क्या, dd dt भाग जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन dv अपॉन du का वैल्यू कितना आ जाएगा, dv और du का डिवाइड यहाँ से कर दूंगा तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर n1 अपॉन n2, तो dv अपॉन du भी आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो है मैग्नीफाई होकर कितना इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी याद नहीं रखना आपको, मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे रिलेटेड है, आपको सोल्व करके देखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ाया आपको स्फेरिकल सरफेस के केस में, इसमें आपको याद कुछ भी नहीं रखना, और ये एडवांस वाले बच्चों के लिए ही है, बस आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इतना फॉर्मूले को याद रखोगे भूल जाओगे आप सब कुछ। ठीक है, तो मिरर वाला डेरिवेशन याद रखना और उसी के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया, तो देखो मैंने क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर का, ये 3/2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो मैंने रेड कलर से किया है, दोनों साइड है, इधर ऑब्जर्वर है। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ इमेज फॉर ऑब्जर्वर। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ इमेज फॉर ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है 2 mm और ये एक्सिस के अलोंग ही रखा है, और यहाँ से सरफेस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इमेज पता करनी है कि इमेज का लेंथ कितना होगा। पहले तो इमेज का लेंथ पता करने के लिए देखो यहाँ से क्या करोगे आप, मतलब dv देखो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला में मुझे dv निकालना है, dv का मतलब लेंथ ऑफ इमेज, तो dv पता करना है कि dv कितना आएगा, एंड साथ में du मेरे को दिया है कितना 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो dv और du पता करने के लिए पहले मैं इसको डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। ठीक है, अब चाहो तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या t के रेस्पेक्ट में भी कर लोगे तो चलेगा, तो मैं u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, du n2 by v n1 by u और d अपॉन du n2 माइनस n1 अपॉन r। तो राइट साइड का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो n2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन du। ठीक है, n1 बाहर आ जाएगा और u का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन u स्क्वायर और ये 0 आ गया। ठीक है, तो dv अपॉन du का वैल्यू चेक करो, तो dv अपॉन du कितना आ रहा है देखो n1 अपॉन u स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर n2, ये इस टाइप से dv अपॉन du अपॉन dv का वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ v भी चाहिए क्या, तो इस इंस्टेंट पे v का वैल्यू भी पता करना है, v का वैल्यू पता करोगे तभी आ जाएगा इक्वेशन सोल्व होगा क्या। देखो आपको ये सब वैल्यू पता है, यहाँ पे यहाँ से जो है इधर जा रही होगी, मतलब ये पॉजिटिव x हो गया, माइनस x हो गया, मतलब u की जगह तो रख दिया आपने -10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड n1 इंसिडेंट मीडियम हो गया 3/2, साथ में n2 कितना हो गया 1। अब बस मुझे v पता करना है, अगर v पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। v पता लगाने के लिए मैं क्या करूं, v पता लगाने के लिए ये जो है इस इक्वेशन में v पता नहीं लग रहा है बस, और du भी पता है आपको, du का वैल्यू कितना है, du का वैल्यू है आपके पास, ये du का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा था, ये रहा 2 mm। तो अब यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ वापस से, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो n2 1 अपॉन v, n1 कितना है 3/2, u की जगह कितना रख दिया -10 इक्वल टू 1 माइनस 3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, -20। तो क्या आ गया 1/v प्लस 3/20 यहाँ लिख दूं इक्वल टू -12 -20। तो 1 अपॉन v कितना आ गया देखो, ये हो जाएगा कितना 1/40 माइनस 3/20। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम लोगे तो 40 एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस 2 40, 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 6। ठीक है, तो 1 अपॉन v कितना आ गया देखो -5/40, तो v का वैल्यू आ रहा है -8। v का वैल्यू -8 यहाँ पुट करूँ तो dv, ये इक्वेशन लिख लिया 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो dv अपॉन du कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। dv अपॉन du कितना आ रहा है देखो, dv n1 कितना हो गया
n1 की जगह तो 3/2 पुट कर लिए, अपॉन u की जगह कितना पुट कर लिया, u की जगह -10 स्क्वायर, v की जगह -8 स्क्वायर और n2 की जगह आ गया 1। तो dv अपॉन du कितना आ गया 3/2, 64 100, 64 से कैंसिल आउट हो गया 32, ठीक है। तो 32 फिर आ गया 64 अपॉन 100, तो ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास du कितना है, dv निकालना है ना मुझे, तो dv कितना हो जाएगा 64 अपॉन 100 इंटू 2 mm, तो आंसर आ गया कितना है 128 अपॉन 100 मीन्स 1.28 mm इसका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब छोटी इमेज बनेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का साइज था 2 mm, इमेज का साइज आ रहा है 1.28 mm, मतलब छोटी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ से अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, वैसे अपन ये पढ़ चुके हैं पहले, पर देखो स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व करता हूँ। जो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r लिखा है ना अपन ने। अगर ये तो अपना कर्वेचर वाला सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, फॉर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस के लिए वैलिड है। अगर मुझे प्लेन सरफेस पे कन्वर्ट करना है इसको, तो r की जगह मैं इनफाइनाइट कर दूं क्या, r की जगह इनफाइनाइट कर दूं तो उस स्फीयर की कर्वेचर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। r की जगह इनफाइनाइट करते हैं किस में कन्वर्ट हो गए, ये प्लेन सरफेस के लिए भी हो जाएगा। ये जो है इसका स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस कौन सा वाला, प्लेन सरफेस वाला, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए मैंने क्या कर दिया, r को इनफाइनाइट कर दिया। तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r की जगह इनफाइनाइट कर दूं तो क्या आ रहा है, देखो n2 बाई v इक्वल टू n1 बाई u। तो v का वैल्यू कितना आ गया, देखो v का वैल्यू जो u अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करूं u n2 अपॉन n1 आ गया। तो इसको ऐसे लिख दूं u n1 अपॉन n2। इसको मैंने ऐसा लिखा था कि n रिलेटिव, ठीक है। n रिलेटिव इंसिडेंट मीडियम अपॉन n रिलेटिव क्या था यहाँ पे, इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्शन मीडियम। इसको अपन ने ऐसे लिखा था h एपिरेंट इक्वल टू h अपॉन, फॉर्मूला लिखा था ना h एपिरेंट इक्वल टू h अपॉन n रिलेटिव वाला, ठीक है। h एपिरेंट क्या था, डेप्थ, f क्या था, एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ भी तो यही हो गया, v क्या इमेज पोजीशन मतलब डेप्थ, u क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब, u क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन और v क्या इमेज का पोजीशन, मतलब ये एपिरेंट डेप्थ और ये एक्चुअल डेप्थ। तो इसी टाइप से मैंने क्वेश्चन में लिखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड एपिरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान ले जो 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ से सरफेस से कितना सेंटीमीटर पे, 10, ऊपर एयर नीचे पानी है, 10 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। अब इसको यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ बना दी मैंने ऑब्जर्वर की। यहाँ से अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, एपिरेंट डेप्थ। तो आप एक मेथड तो पुराना वाला मेथड है, अब ये वाला मेथड से सोल्व करूँ, ये वाले मेथड से सोल्व करूंगा तो क्या लिख दूं यहाँ पे, ये जो है यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट से रेस चलाता हूँ तो पहला इंसिडेंट मीडियम तो कौन होगी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गई, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो n2 क्या हो गया, ये वाला मीडियम एयर हो गया। ये फॉर्मूला लिखता हूँ n2 बाई v n1 बाई u n2 माइनस n1 अपॉन r। अब इसमें r तो इनफाइनाइट लिख दूंगा, r तो इनफाइनाइट लिख दिया, u की जगह -10 लिख दिया, ठीक है। u की जगह -10 लिख दिया। n1 कौन सा हो गया 4/3 एंड साथ में n2 कितना हो गया 1। तो 1 अपॉन v माइनस 4/3 अपॉन u की जगह कितना लिख दिया -10 और ये 1 माइनस 4/3 अपॉन इनफाइनाइट, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई है। तो यहाँ से सोल्व करा तो कितना आ गया, देखो 1 अपॉन v का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 4/30। तो v कितना आ गया, v आ गया 30/4। 30/4 करूंगा तो 7.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब पॉजिटिव आंसर है मतलब ये 0,0 और ये इमेज इधर यहाँ सॉरी आंसर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा ना यहाँ से, ये तो प्लस हो गया, ये आंसर माइनस है, माइनस मतलब जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो इमेज बनेगी ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और दूर चली गई और इमेज यहाँ बनी थी कि यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने इसका इमेज बना लिया एपिरेंट डेप्थ का। और इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी अपन ने सोल्व कर रखा था कि डायरेक्ट फॉर्मूले तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, एच एपिरेंट जो है h अपॉन n रिलेटिव का फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना उससे। h कितना आ गया 10, n रिलेटिव, n इंसिडेंट मीडियम कौन सा है पानी 4/3 अपॉन 1। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो h एपिरेंट कितना आ रहा है, देखो 30/4 आ रहा है। 30/4 मतलब वही 7.5 सेंटीमीटर। इसमें डायरेक्ट डेप्थ आ जाती है, इसमें साइन कन्वेंशन है इसलिए वो माइनस आया,
ये 0 0 ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, माइनस मतलब नीचे, तो ये 7.5 आंसर आ गया। ठीक है, तो जो अपन ने कर्वेचर वाला था उसमें r को इनफाइनाइट कर दूंगा तो प्लेन वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। आज वाले लेक्चर में अपन ने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करा दिया। ठीक है, अब कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिफ्रैक्शन, ये कर्वेचर वाली सरफेस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर दो कर्वेचर वाली सरफेस का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फाइनल इमेज क्या होगी, जैसे मल्टीपल रिफ्रैक्शन अपन जिसको समझ सकते हैं कर्वेचर वाली सरफेस है। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में तो सिंपल फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो फॉर्मूला एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उस फॉर्मूला याद रखना, आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। ठीक है, आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।